इसको मेरे साथ में, और मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली है ताकि जो लोग लेट आए हैं या जो लोग इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, जो ज़्यादातर लोग देखें, उन लोगों के लिए फायदा हो जाए कि भाई आज टेस्ट नहीं हुआ है, आज रिवीजन हुआ है हमारे पूरे सेशन का। हमने रिवीजन कर रहे हैं इस बात के साथ में कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किसी भी बिजनेस के अंदर मोटा मोटा 150 डिपार्टमेंट होते हैं। बट अगर आप देखो, आप एज ए एंटरप्रेन्योर बिजनेस ओनर उन डिपार्टमेंट्स को अगर कैटेगराइज करना चाहो तो 4 डिपार्टमेंट में आप अपने बिजनेस को डिवाइड कर सकते हो। पहला डिपार्टमेंट है मार्केटिंग एंड सेल्स का, जिसमें ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, सेल्स, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट, लीड जनरेशन, वो सारी चीजें जिसकी वजह से आपके पास क्लाइंट आता है, वो सारा हिस्सा, वो सारा एरिया कहाँ कहलाता है आपका? वो सारा का सारा एरिया आपका आता है मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर। यही आपके बिजनेस की, कहते हैं ना, इंजन है। अगर ये चलेगा तो आपके जो बिजनेस है वो चलेगा, अगर ये नहीं चला तो आपका बिजनेस रुक जाएगा, बेकार हो जाएगा। आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए दूसरे जो डब्बे हैं वो बनते हैं आपके ऑपरेशंस के, एडमिन के, या जो आप सर्विसेज देते हो, यानी कि जिसके अंदर आपका आता है एचआर पॉलिसी, रूल रेगुलेशन, आईटी डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग, आपके प्रोसेस एंड सिस्टम्स, आपका क्लाइंट हैंडलिंग, आपका लीगल डिपार्टमेंट। वो सारी चीजें अगर आप देखोगे इन डिटेल जाकर तो वो आपके सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं। सेकंड डिपार्टमेंट के बाद थर्ड डिपार्टमेंट आता है। वो थर्ड डिपार्टमेंट है आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस, परचेज, जहां पे आप चीजों को रिकॉर्ड कीपिंग करते हो। क्योंकि जितनी चीजें आप आपके बिजनेस में आ रही हैं उसका अगर प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होगा तो वो आपके लिए चैलेंजिंग रहे, तो वो आपका ये वाला डिपार्टमेंट आता है। और फोर्थ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ये तीनों डिपार्टमेंट्स की बुनियाद रुकी हुई है, वो है आपकी लीडरशिप। यानी कि एज ए इंडिविजुअल आप, यानी कि आप जो प्लानिंग करते हो, स्ट्रेटेजी मेकिंग करते हो, जो नई नई चीजें रिसर्च करते रहते हो, आप अपने आप को डेवलप करते हो, आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेटर करते रहते हो, तो वो सारे इनिशिएटिव जिससे आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपकी विलिंगनेस अच्छी होती है, वो 4 डिपार्टमेंट है। तो आपको इन चारों डिपार्टमेंट्स में से सबसे पहले किस पर फोकस करना चाहिए और उसके बाद किस पर फोकस करना चाहिए, क्या आप मेरे को चैट बॉक्स पे बता सकते हो? चैट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हो कि जी 4 डिपार्टमेंट है योगेश्वर जी, आपने बताएं। मेरे को लगता है सबसे पहले तो इस डिपार्टमेंट पे फोकस करना चाहिए और फिर इस पर फोकस करना चाहिए। तो क्या आप मेरे को नंबर डाल सकते हो 1, 2, 3 और 4 में से? मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग क्या कहती है कि सबसे पहले आपको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ग्रेट सूरज जी, बहुत बढ़िया आंसर है। आपने मतलब ये रैंडमली वो कर दिया क्या? 1, 2, 3, 4 को 4, 2, 3, 1 है, 1, 2 का 4, 4, 2 का 1, ऐसा कर दिया क्या आपने? जी, आई एम वेटिंग। बहुत ही बढ़िया दिया जी, 4, 3, 1, 2, बहुत ही बढ़िया जी। आई एम वेटिंग फॉर योगेश जी, योग, राजीव जी, वरुण जी, प्रियंका जी। जब तक आपका आंसर आ रहा है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों ने पहला तो बिल्कुल अच्छे से गैस कर लिया है। पहला डिपार्टमेंट जो है जहां पे आपको एज ए बिजनेस ओनर फोकस करना है वो है आप खुद। क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाओगे आपका बिजनेस स्ट्रांग नहीं बनेगा। और दूसरा जो आपको फोकस करना है वो है आपका मार्केटिंग एंड सेल्स। अपने आप को बढ़िया बनाने के बाद आपको मार्केटिंग एंड सेल्स पे फोकस करना है, ताकि आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स अगर स्ट्रांग है तो आपका ऑपरेशन और एडमिन की जरूरत है। अगर आपका मार्केटिंग एंड सेल्स बढ़िया नहीं है, धंधा पानी नहीं आ रहा है, ना आपके अकाउंट्स की जरूरत होगी, ना आपके ऑपरेशन एडमिन की जरूरत होगी। तो आपको 100% पता होना चाहिए कि भाई आपको मार्केटिंग एंड सेल्स को तो इतना प्यार करना है कि सुबह शाम आपको इसके ऊपर 100% फोकस करना है। क्योंकि जिस चीज से हम करते हैं प्यार, उसको से नहीं करते हम इनकार, तो इसका मतलब हमें उसे बार बार फोकस करना होता है। तो आप लोगों को बार बार फोकस करना मार्केटिंग एंड सेल्स पे। तो मार्केटिंग एंड सेल्स पे फोकस करने से क्या आता है? पैसा। और बिजनेस का बेसिक मकसद क्या है? बिजनेस का अगर बेसिक फाउंडेशन देखोगे भी क्या है, वो है पैसे कमाना। तो पैसे बिजनेस की किस एक्टिविटी से आपके पास आते हैं? जब आप मार्केटिंग एंड सेल्स करते हो, यही एक एक्टिविटी ऐसी है जो आपके लिए बिजनेस में पैसा लेकर आती है। और सारी एक्टिविटीज आपके बिजनेस के पैसे को या तो मैनेज करती है या खर्च करती है। तो मैं आपको बता दूं, आपके बिजनेस में आने वाला पैसा सिर्फ 2 ही तरीके से आता है।
जब आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करते हो। सेल किसको करते हो? क्लाइंट्स को। यानी कि आपके बिजनेस में आने वाली कमाई की जो स्ट्रक्चर बना, बेसिक फाउंडेशन बनी, वो क्या है? व्हेन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल। यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की पीएचडी लेवल की जानकारी, कि भाई मेरा प्रोडक्ट क्या है, क्या इसके बेनिफिट है, क्यों इसको कोई यूज करता है, क्या इससे बदलाव आता है, दूसरे का क्या करता है, क्या नहीं करता। तो ये पूरा पीएचडी लेवल की आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्या आता है? सेल। सेल मतलब कि कोई बंदा जब इसको खरीदता है, तो खरीदता कौन है? क्लाइंट। तो दूसरा जो आपको पता होना चाहिए, वो आपको आपके क्लाइंट के बारे में इन डिटेल पता होना चाहिए। तो बिजनेस की फाउंडेशन को अगर आप देखो, तो दो चीजों के ऊपर निर्भर करती है। वो है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस पे और आपके क्लाइंट पे। तो आपको किस चीज के बारे में पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए बिल्कुल इन डिटेल पीएचडी लेवल के बारे में, अपने कस्टमर के बारे में। यानी कि नो योर कस्टमर इन डिटेल। कैसे डिटेल में जाना है? कि आपको आज तक के जितने क्लाइंट को सर्व किया है, उनकी कैटेगरी बनाओ। एक पेन एंड पेपर लो, वाइट पेपर, एक पेपर पे लिखो उन लोगों के नाम जिनसे काम कर कर आपको मजा आया, जिनसे काम करके आपकी एनर्जी बढ़ गई, पेमेंट टाइम पे मिल गई, जिनके साथ चिक चिकबाजी नहीं हुई, जो क्लाइंट आपके साथ सपोर्टिव था, आपका मन किया यार कितना अच्छा इंसान है, मजा आ गया इसके साथ काम करके। उन लोगों के नाम लिखो। दूसरी शीट पर नाम लिखो उन लोगों के साथ जिनके साथ काम तो किया, लेकिन टेंशन हुई, पेमेंट भी चिक चिक करके आई, मजबूरी सी लगी काम करने में, उनके साथ में एनर्जी डाउन होती थी, ऐसा लगता था यार काम तो कर रहा हूँ इसके साथ लेकिन मजा नहीं आ रहा, पैसे की जरूरत है सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के जब आप नाम लिख लोगे, ए कैटेगरी और सी कैटेगरी बनाकर, तब आपको उन क्लाइंटों को समझने में बड़ी मदद मिलेगी कि आपका एक्चुअल में क्लाइंट है कौन। यानी कि हमें 100% क्लैरिटी मिलेगी उस क्लाइंट के बारे में। तो हम उस क्लाइंट का एनालाइज करेंगे इन डिटेल जाकर, डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक लेवल पे, कि किस तरीके के क्लाइंट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, किस एरिया से आते हैं, क्या उनका जेंडर है, क्या उनकी रिलेशनशिप है। जैसा कि हमने अपनी इस कम्युनिटी में जब ये पाया कि भाई जो कोर्स करने वाले हैं लोग हमारे साथ में, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है, उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन मैटर करता है। इसीलिए हम अपने कोर्स की फीस, जो ये 15,000 रुपये है, अगले बैच में 25,000 रुपये करने वाले हैं। क्योंकि मेरा इंटेंट ये था कि शायद लोग पैसे की वजह से आते हैं, बट हमने जब एनालाइज किया एज ए टीम, तो हमें समझ में आया कि लोगों के लिए पैसा तो मैटर ही नहीं करता है। क्योंकि पैसा तो वो 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऑलरेडी मार्केट में अलग अलग ट्रेनर कोचेस को दे रहे हैं। लेकिन वहां पे क्या नहीं हो रहा है? इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर बना दें, तो हमने अपना एक साल का स्ट्रक्चर बनाया हैंड होल्डिंग का, जिसमें हम पूरे एक साल की हैंड होल्डिंग करते हैं अपने से जुड़े हुए लोगों की, और चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो फिर समझ में आया कि भैया इनकी जो ज़रूरत है ना, इनकी जो डिटेल है, यानी कि इनकी जो नीड एंड डिज़ायर है, जो इनका पेन है, चैलेंज है, इसको ख़त्म अगर करना है, तो हमें अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाना होगा, चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करा पाएं। तो हमने सेकंड स्टेप पर क्या करना है? हमारे क्लाइंट की क्या नीड है, क्या डिजायर है, क्या पेन है, क्या चैलेंजेस है, इनका एनडीपीसी करना है। तो ये दोनों चीजें हमारे पास डिटेल लिखी होनी चाहिए। क्या आप लोगों को याद है कि पिछली बार मैंने आपको अपनी डिजिटल एसेट दिखाई थी, जहां पे मेरा क्लाइंट कौन है, ए कैटेगरी के कौन है, उनकी नीड क्या है, उनकी डिजायर क्या है, उनके पेन क्या है, पूरा डिटेल्ड में लिखा हुआ है। तो ऐसा ही आपको एक डिजिटल डॉक्यूमेंट रेडी करना है, जिससे कि आप अपने क्लाइंट के ऊपर की हुई पीएचडी को एज ए रिसर्च पेपर देख सको, पढ़ सको। फिर क्या आता है जी? फिर ये निकल कर आया था कि जी कस्टमर एक बार खरीदता है, लेकिन राइट कस्टमर बार बार खरीदता है। अगर हमें राइट कस्टमर फाइंड आउट करना है, तो हमें पहले और दूसरे स्टेप को बिल्कुल अच्छे से समझना होगा। क्योंकि एक चीज की आप लोगों को मैंने क्लैरिटी दी थी, एनीबडी कैन नॉट बी योर क्लाइंट हु हैज मनी। क्योंकि अगर आपका क्राइटेरिया ये है, राजीव जी, योगेश जी, रिया जी, वरुण जी, कि भाई मेरा क्लाइंट जिसके पास पैसे हैं, उस इंसान की मुझे तलाश है, तो आप गलत तलाश कर रहे हो। क्योंकि इफ यू कैन नॉट डिफाइन दैम, यू कैन नॉट फाइंड दैम। आपको इन डिटेल डिफाइन करना होगा कि आपके बिजनेस ओनर जिनको आप अपनी सर्विसेज देने वाले हो, वो किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके के वो आपके क्लाइंट हैं। फिर हमने पढ़ा था कि भाई राइट फिट, राइट क्लाइंट जब आपके पास आता है, वो आपको स्टेबल ग्रोथ दिलाता है, क्योंकि उससे काम करके आपको मजा आता है, आपकी चिक चिक कम होती है,
आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलते हैं, आपके कम एफर्ट लगते हैं, और आपकी टीम को मजा आता है, वो आपको कंफर्टेबल कराता है। मैंने बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम कि राजीव जी हमारे लिए ए कैटेगरी क्लाइंट है, तभी तो हमें उनसे रेफरेंसेस भी मिलते हैं, वो लोगों को मिलाते भी हैं। अब ये कैटेगरी के क्लाइंटों को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आपके वैल्यू सिस्टम को, आपके बीइंग के लेवल को चेक करना होगा कि कैसा है। 36 गुण जो आपके अंदर, वो देखना होगा यार मेरे लिए ये गुण प्रायोरिटी पे हैं। अगर आपके लिए ये गुण प्रायोरिटी पे हैं, तो ऐसे ही गुण किसके अंदर होंगे, आपके क्लाइंट के अंदर होंगे। तो आपको अपने आप को आइडियल बनाना होगा, आपको अपने आप को समझना होगा, तभी आप अपने क्लाइंट को अपने पास अट्रैक्ट कर पाओगे। और फिर हमने क्या समझा था, आप लोगों को अगर याद है तो, 3M। 3M यानी कि मार्केटिंग का 3 एंगल। तो सुबह क्या बताया था, बिजनेस के अंदर अगर पैसा लाना है तो आपको किसके फोकस करना पड़ेगा, आपके मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर। मार्केटिंग को अगर धारदार बनाना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, 3M, यानी कि आपकी मार्केट के बारे में, आपके मैसेज के बारे में, आपके मीडियम के बारे में। मार्केट का मतलब क्या हुआ, टारगेट ग्रुप। मैसेज मतलब कि जो बात आप अपनी पहुंचाना चाह रहे हो उन तक, ऐसी बात जिससे कि उनकी डिजायर निकल कर आए और आप उनको नीड डिलीवर कर सको। एक स्टेटमेंट बोलता हूं मैं आप सब लोगों को, आप बताइएगा कि आप इस चीज को यस करोगे या नो करोगे। क्या आप दिल्ली के अंदर 2 करोड़ का घर 50 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो? इस स्टेटमेंट का आंसर कीजिए मेरे को। क्या आप दिल्ली के अंदर 2 करोड़ का घर 50 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो? तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें या हमसे मिलें। तो अगर मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखकर देता हूं अपने मैसेज में, लोगों तक ऐसी अपनी स्टेटमेंट पहुंचाता हूं, तो लोगों का जो डिजायर है वो हमारी तरफ निकल कर आएगी। लोग कोशिश करेंगे कि हमें बताओ। तो आपको आपके मैसेज में क्या बतानी होती है, डिजायर। जब आपके पास वो आएगा, तो फिर हमें उसको अपनी उसकी नीड को सर्व करना, तो उसकी आज की एक्चुअल नीड क्या है। तो जब मार्केट और मैसेज आप डिफाइन कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपका मीडियम, कि भाई किस माध्यम से आप उस क्लाइंट को अपने पास लाओगे, किस माध्यम से इस डाटा को, इस ट्रैफिक को आप अपने घर तक लेकर आओगे। तो 3 तरीके हैं, याद है आप लोगों को मैंने बताया था, 3 ही तरीके हैं जिससे आपके पास में कोई क्लाइंट चलकर आता है। या तो किसी ना किसी के रेफरेंस से आता है, आपके क्लाइंट्स के रेफरेंस से, आपके बीएनआई के रेफरेंस से, आपके परिवार के रेफरेंस से। दूसरा, या ना कोई ऑनलाइन एक्टिविटी से आता है, जब एसएमएस व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो, सोशल मीडिया पे प्रमोशन करते हो, या कोई ना कोई ऑफलाइन एक्टिविटी होती है। तो 3 ही तरीके हैं, उनके सब पार्ट हैं। आपको ये देखना है कि इन ऐसे ऐसे आपके पास 50 माध्यम है जिससे आप अपने पास क्लाइंट को लाते हो। तो क्या आपको 50 के 50 माध्यम की मास्टरी करनी है, या उसमें से सिर्फ आपको 2 या 3 निकालने हैं कि यार मेरे बिजनेस में तो ये वाली चीजें ज्यादा काम करती हैं। जैसे अमेजोन का ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन एक्टिविटी है, लेकिन कुछ लोगों का सिर्फ रेफरल मॉडल काम करता है क्योंकि उनको रेफरेंस से पैसा आता है उनके पास में। तो आपको भी यही देखना है कि आपके बिजनेस में कौन सा माध्यम है, और अपने डाटा बेस को एनरिच करना है। तो आपको अपने डाटाबेस को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, जो अपने आप में पूरी एक्सरसाइज है। तो लास्ट टाइम हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि आपको आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर क्रॉस सेल और अपसेल, कि क्या चीज है जो आप क्रॉस सेल करोगे और क्या चीज है अपसेल वो करोगे। बट क्रॉस सेल अपसेल करने से पहले आपको डिफाइन करना है कि आपका फ्रंट एंड प्रोडक्ट क्या होगा, आपका वो टॉफी प्रोडक्ट क्या होगा जिसको आप दिखाओगे, क्लाइंट को अपने पास लाओगे। जब क्लाइंट आ जाएगा तो उसको आप अपसेल करोगे कि भाई ये प्रोडक्ट तो आपने ले लिया योगेश जी, राजीव जी, अब इससे नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट और ले लो। और फिर उसको आप क्रॉस सेल करोगे कि जी ये प्रोडक्ट तो आपने ले लिया, हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, आप इसको भी आप मेरे से कंज्यूम कर लो। तो आपको कोशिश क्या करनी है, आपको अपने क्लाइंट को लाना है, उसको अपसेल कराना है, और उसके लिए कुछ ना कुछ क्रॉस सेल का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जरूर ऑफर करनी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एग्जांपल देता हूं, हमारा टॉफी प्रोडक्ट क्या है, 1 डे फुल क्लास, या जो मास्टर क्लास होती है, यानी कि पहला मंगलवार जो हमारा आधा दिन का होता है, वो एक फ्री सेशन क्लास होती है जहां पे हम बिजनेस ओनर के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। वहीं पे हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट है जीपीएस प्लस जीपीसी, जो क्लब है जो 1 साल की हैंड होल्डिंग लेता है, तो ये क्या हो गया, अपसेल।
और हम उन लोगों को बताते हुए हमारे पास एक जॉइंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपकी लाइफ में एक बरकत ला सकता है। तो वो क्या हो गया? क्रॉस सेल, प्रोडक्ट दूसरे का हो गया। तो क्यों आप लोगों को आपका एक टॉफी प्रोडक्ट रेडी करना है? क्योंकि क्लाइंट एक्विजिशन की कॉस्ट होती है, क्लाइंट को लाने की कॉस्ट होती है, और एक क्लाइंट की लाइफ टाइम वैल्यू होती है। अगर आपको वो पता है तो आपको पता रहेगा कि टॉफी प्रोडक्ट आपको आसानी से आपके क्लाइंट तक लाने में मदद करेगा। और लास्ट टाइम आप लोगों को याद है, मैंने आपको बताया स्टारबक्स की एक कॉफी की कॉस्ट $4 है, लेकिन क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट कितनी निकल कर आई थी? अगर आपने नेट पे सर्च की हो, 14,000 के आसपास। यानी कि ₹4 की कॉफी बेचने के लिए वो नए क्लाइंट के ऊपर पूरे साल में लगभग ₹14,000 खर्च करते हैं। तो आप अगर इस बिजनेस को, इस मैथ्स को देखोगे तो आप कहोगे तो लॉस का बिजनेस है कि भाई $4 की कॉफी पिलाने के लिए 14,000 कौन खर्च करता है। बट अगर आप उसका लाइफ टाइम वैल्यू देखोगे तो लगभग 50,000 के आसपास एक क्लाइंट उनको देकर जाता है अपनी पूरे लाइफ टाइम के अंदर। तो आपको आपके बिजनेस के अंदर एक टॉफी प्रोडक्ट रेडी करना होगा, बिना उसके आप अपनी बिजनेस की वैल्यू को एनकैश नहीं कर पाओगे। फिर हमने लास्ट में बात की थी कि आपका बिजनेस का बेसिक साइकिल कि नो लाइक ट्रस्ट ट्रांजेक्शन है। ट्रस्ट से ट्रांजेक्शन की तरफ जाने के लिए आपको टॉफी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, और यही वो लोग हैं आपकी लाइफ के जो आपको रेफरेंसेस देते हैं। तो हमने बात की थी कोको प्रोडक्ट की, कि भाई कोको जो है ना, ये आपके पास जन्मजात एक ऐसा ट्रेजर है, एक ऐसी खदान है जो आपके बिजनेस को चार चांद लगा सकती है। जैसे कि दो तरीके से आप लोगों के साथ कोको करते हो, एक है रेफरेंस रिकमेंडेशन देने वाले लोग, और दूसरे रेफरेंस शेयरिंग पार्टनरशिप। तो इन दोनों चीजें की आपको मास्टरी करनी है, क्योंकि जब आप इसकी मास्टरी करते हो तभी आप अपने बिजनेस में बरकत लाते हो। क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ब्रांड इस टेक्निक का ऑलरेडी यूज कर रही हैं, जैसे मैकडोनल्ड। और हमने स्टोरी सुनाई थी संजय नाइक की, जब ये भी अपने बिजनेस में कोको टेक्निक लगा सकता है, कोको फार्मूला लगा सकता है, कनेक्शन के साथ कोलेबोरेशन करके तीन तीन बिजनेस कर सकता है, आप और मैं क्यों नहीं? क्यों हम अपने बिजनेस के अंदर आने वाले पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, या जिसको हम फोकस कर सके? तो यहां तक का हमने लास्ट क्लास में आप लोगों से चर्चा की थी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं सिर्फ 2 मिनट लगाकर, कि जो मैंने पिछली क्लास का रिवीजन कराया, इससे आपको क्या समझ में आया? राजीव जी, रिया जी, वरुण जी, पंकज जी, योगेश जी, सूरज जी। हाउ वाज द रिवीजन? पूरी क्लास रिवाइज होगी आपकी? कुछ चीजें ओपन अप हुई आपको? जी बिल्कुल। और क्या एक्शन पॉइंट मिला आपको यहाँ से? एक्शन। फॉर मी एक्शन आइटम इज लाइक, जो आपने कहा ए टाइप क्लाइंट्स एंड सी टाइप क्लाइंट्स, हम्म। तो मैं इसके ऊपर वही सोच रहा था कि नॉट जस्ट बिजनेस, हमारी लाइफ में भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हम्म। ये एक लिस्ट हम ऐसे भी निकल सकते हैं ना कि हमें, जैसे मैं भी कंपाउंड इफेक्ट पढ़ रहा था, उसमें भी वही बात कही थी कि आप उन लोगों के साथ ज्यादा रहो हम्म। जो, जिनसे आपको एनर्जी मिलती है, जो हम्म। पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं। ये नहीं कि इसने वो किया, इसने वो, देश में तो यही चल रहा है। हम्म। तब वो फिर वो आप उनको डाल दो सी कैटेगरी में, बिल्कुल सही। और उनसे आप पूरा अलग ही रहो, उनसे दूर ही रहो। और हम्म। जिनसे आपको एनर्जी मिलती है, नए थॉट्स मिलते हैं, न्यू आइडियाज मिलती है, ऐसे लोगों के साथ रहो जो कि ए कैटेगरी में आएंगे। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बात की सूरज भाई ने, कि आपको क्या समझाया जा रहा है कि आपको आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखना है। तो अच्छा एनवायरनमेंट कब होता है? जब आपके पास अच्छे लोग होते हैं। तो वो क्लाइंट हो सकते हैं, वो दोस्त हो सकते हैं आपके। तो आपको एक कैटेगरी के लोगों को फोकस करना है। बहुत ही बढ़िया रियलाइजेशन है। एनीबडी एल्स वांटेड टू शेयर कि इस रिवीजन से क्या समझ में आया? इस रिवीजन से ये भी समझ में आया है कि अगर आप अपनी क्लास को दोबारा से वॉच करते हो, दोबारा से देखते हो, तो नई इंसाइट मिलती है। और रिकॉर्डिंग को आपको 1.5 की स्पीड पे देखना होता है, क्योंकि जब आप फास्ट कर कर देखते हो उसको यूट्यूब पर, तो आपका एक तो समय बचता है, यानी कि 1.5 घंटे की क्लास आपकी 40 मिनट में हो जाती है, और क्विकली रिवीजन हो जाता है। तो एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा
मेरे गुरुदेव ने बताई थी, सिखाई थी कि भाई रिवीजन इज द मास्टरी ऑफ परफेक्शन। तो अगर आपको अपने आप को परफेक्ट बनाना है, अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है, तो जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करोगे, उतने ही ज्यादा आप परफेक्शन की तरफ जाओगे, अपने आप को स्ट्रोंग बनाओगे। तो मैं आज की क्लास नेक्स्ट लेवल से स्टार्ट करता हूँ। और नेक्स्ट लेवल बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एज ए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जी कोको तो करना है, लेकिन ये कोको होगा कैसे, कैसे मैं इस कोको को कंप्लीट करूंगा। बट कोको करने से पहले यानी कि कनेक्शंस तो आपके पास है ही, डाटाबेस आपको बनाना है पूरा पूरा, जो हम आपका हाथ पकड़ कर बनवाएंगे पूरा डाटाबेस, एक्सेल में या सीआरएम में लेकर जाएंगे। बट उनसे कोलैबोरेशन कैसे करना है, तो कोलैबोरेशन का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझेंगे। तो कोलैबोरेशन का बहुत बार लोग कहते हैं कि मतलब वो जी सहयोग। मैंने कहा जी वो तो समझ में आ गया, इसलिए मैंने दोनों शब्द लिख दिए, कोलैबोरेशन एंड सहयोग का मतलब क्या है। तो अगर आप इसका मतलब समझने की कोशिश करो, तो इट इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी कि क्या हुआ, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद सिमिलर टारगेट ऑडियंस और सिमिलर मार्केट और सिमिलर विजन या मिशन वाले लोगों के साथ। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब सोच समझकर की हुई पार्टनरशिप उन लोगों से जो उस क्लाइंट को तलाश कर रहे हैं जिसको मैं तलाश कर रहा हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई कॉर्पोरेट इवेंट वाला बंदा है जो कॉर्पोरेट्स की इवेंट कराता है, और हमारी कंपनी ह्यूमंस विदाउट वॉल कॉर्पोरेट्स की ट्रेनिंग करती है, तो अगर मैं कॉर्पोरेट इवेंट वाले के साथ टाइप कर लूं, कोलैबोरेशन कर लूं, तो उसकी टारगेट ऑडियंस, उसकी टारगेट मार्केट और मेरी टारगेट मार्केट दोनों के सिमिलर है, तो हम दोनों के एफर्ट एक दूसरे के काम आ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर दूं, जैसे कि कई सारे ट्रेनर एंड कोच, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा है या राजीव तलरेजा है, इनका मिशन, इनका विजन क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ को आसान बनाए। ये तो कर रहे हैं ना कि बिजनेस ओनर की लाइफ को आसान बनाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। अगर मैं उनके साथ टाइप कर लूं, कोलैबोरेशन कर लूं, तो मेरा मकसद भी क्या है कि बिजनेस ओनर की लाइफ आसान हो ताकि उनकी टीम अच्छे से परफॉर्म करे। तो हम एज ए कंपनी टीम ट्रेनिंग अगर करा रहे हैं और उनकी टीम को जाकर हम एम्पावर करें, तो हम दोनों मिलकर क्लाइंट को ज्यादा अच्छे से सर्व कर सकते हैं। तो इंटेंट क्या हुआ, क्लाइंट के ऊपर फोकस करना। इफ यू डोंट हैव बिग मार्केटिंग बजट, आप अमेजोन, ओला, उबर, जोमेटो की तरह आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है फूकने के लिए, पैसा लगाने के लिए, तो आपके लिए लगता है कि मैं यार मार्केटिंग टीम हायर नहीं कर सकता लंबी चौड़ी, तो आपके लिए जो परफेक्ट सॉल्यूशन है वो है कनेक्शंस के साथ कोलैबोरेशन करना, कोको मॉडल को यूज करना। क्योंकि एक वो एसेट है जो आपने एक बार बिल्ड कर दी, तो लोग आपको इसके बदले में रेफरेंसेस देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। मानकर देखो, जो मैं आपको बताने वाला, आज सिखाने वाला हूँ, हफ्ते में आप एक कोलैबोरेशन, एक कोको पार्टनर तलाश करते हो और उसको ऑनबोर्ड कर लेते हो, हफ्ते का एक, तो पूरे साल में आपने 50 लोगों को अगर ऑनबोर्ड किया, तो आपको लगभग 50 रेफरेंसेस मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं कि जब आप कोलैबोरेशन करोगे इन लोगों के साथ में, तो आपका एजेंडा क्या है, क्यों करना चाहते हो आप इन लोगों के साथ कोलैबोरेशन। तो आप लोगों का एजेंडा है कि हम मिले, तुम मिले, कुछ बात बने। आप यही तो कह रहे हो ना किसी कॉर्पोरेट ट्रेनर को जाकर, किसी कॉर्पोरेट इवेंट वाले को, टूर एंड ट्रैवल वाले को, कि जी आप और मैं अगर दोनों मिल जाएं तो कुछ बात बन जाए। तो जो कुछ बात है, ये किस चीज की बात बनाना चाहते हो आप उसके साथ में। आप बेसिकली उसके साथ बात बनाना चाहते हो अपने बिजनेस की तरक्की की, कि भाई तेरा भी बिजनेस और मेरा भी बिजनेस तरक्की कैसे करे, कैसे हम दोनों मिलकर क्रॉस सेल करें, अपसेल करें, या एक दूसरे की सर्विसेज को ऐड ऑन करके और नई सेल करें। यही तो मकसद हुआ ना किसी के साथ कोलैबोरेशन टाइप करने का, कोको मॉडल में किसी लोगों को लाने के लिए। आप एग्री करते हो मेरे साथ में, आप एक बार चैट बॉक्स में बता दो। बिकॉज एज आई से मुझे चेहरे कुछ ही लोगों के नजर आते हैं, और हम आप लोगों को, है ना, ये नहीं कहते कि आप चेहरे दिखाओ, लेकिन चैट बॉक्स में आप मेरे साथ एक्टिव एंड अलर्ट रहे। जैसे योगेश जी ने कहा यस, उस मुझे पता लग गया वो मेरे साथ एक्टिव अलर्ट है। सूरज जी ने कहा जी, मैं जी, बहुत ही बढ़िया। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, कि ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि कोलैबोरेशन जो होता है ना, जो कोको मॉडल होता है, ये ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट अगर करता है ये,
तो इसके नाम क्या है, अगर आप देखो इसके नाम हुए अलग अलग तरीके से। इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर, इसको बोलते हैं एसोसिएट पार्टनर, इसको बोलते हैं चैनल पार्टनर, रेफरल पार्टनर, एग्रीगेटर। तो कई कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। बट जो मैं इसको बेसिक लेवल, बिल्कुल सिंपल और बड़े साधारण शब्दों में समझाना चाह रहा हूं कि वो कनेक्शन, जो कनेक्शन आपके काम के हैं और दूसरे के पास है, उसको कैसे आप टेक ऑन करोगे। तो आप जब कोको मॉडल को यूज करोगे तो आप उस बंदे से क्या चाहते हो? सम कनेक्शन एंड रेफरेंसेस, ना कि जस्ट कॉन्टेक्ट नंबर। आप मेरे को बताओ, अगर कोई इंसान आपको अपने सारा डाटाबेस दे दे, अपने मोबाइल नंबर दे दे, कॉन्टेक्ट दे दे, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा है या आपको कुछ कनेक्शंस और रेफरेंसेस दे दे? आप में से कोई अनम्यूट करके बताना चाहे या चैट बॉक्स में लिखना चाहे। अगर कोई इंसान आपको अपने पूरे डाटाबेस दे दे कि जी ये मोबाइल नंबर ले लो मेरे, ये मेरा डाटाबेस है और आप कर लो जो इनसे आपको बात करनी, या वो आपको कनेक्शन रेफरेंसेस दे दे, वाह, बड़े इंटेलिजेंट आप सारे के सारे लोग। तो आपको इसका मतलब उसके मोबाइल के डाटाबेस की जरूरत नहीं है, जो उसके पास 2,000 3,000 5,000 लोगों का डाटाबेस है। आपको क्या चाहिए उससे? कनेक्शंस एंड रेफरेंसेस चाहिए। बेसिक डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों के अंदर? इन दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस, इसको समझ लेना ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे कि आपकी किस चीज की जरूरत है। जब कोई बंदा कनेक्शन या रेफरेंस देता है तो वो अपना ट्रस्ट ट्रांसफर करता है उसके अंदर, वो रिकमेंडेशन देता है, वो आपकी रिलेशनशिप देता है, अपना फेथ देता है, अपना नोइंग फैक्टर पास ऑन करता है। जब भी कोई किसी को रेकमेंड करता है कि भाई आप इस बंदे से जाकर मिल लो, तो जब बंदा ये बोलता है तो ऑटोमेटिकली आपकी रिलेशनशिप, आपका फेथ, आपका किया हुआ ट्रस्ट भी उसको ट्रांसफर हो जाता है। रादर देन आप उसी इंसान के डाटाबेस पर कॉलिंग कर कर देखो, आपका रेस्पॉन्स जो होगा जीरो होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चीज आपको चाहिए थी, क्या चीज चाहिए थी? नो, लाइक, ट्रस्ट। तो ये तीनों चीजें मिस होती हैं जब आपके पास सिर्फ सिंपल डाटाबेस होता है। बट जब कोई इंसान किसी को रेकमेंड करता है, जैसे राजीव जी ने योगेश राठी जी को बोला जी आप इनके इस प्रोडक्ट को देखो, आप इन इंसान से मिलो, तो राजीव जी ने क्या दिया? जो उसकी नोइंग थी, जो लाइकिंग थी, जो ट्रस्ट था, वो तीनों चीजें ट्रांसफर कर दी। तो मुझे योगेश राठी जी के साथ वो 3 साल 5 साल नहीं लगाने पड़े जो मैंने राजीव जी के साथ लगा रखे। वो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में उनके पास ट्रांसफर हो गया। तो आपको हमेशा फोकस क्या करना है कि आपको फोकस करना है कि आपको रेफरेंस और रिकमेंडेशन मिले, ना कि कोई इंसान आपको डाटाबेस दे। ऑनलाइन रिव्यू से कहीं ज्यादा पावर होती है लाइव कनेक्शन की। आप कहीं खाना खाने जा रहे हो किसी रेस्टोरेंट पे, तो आप चेक करते हो कि ऑनलाइन रिव्यूज क्या है। और आज सबको पता है कि ऑनलाइन रिव्यूज झूठे डलवाए जाते हैं। आप और मैं भी बहुत बार ऐसा करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इस पर रिव्यू डाल दो, इस पर रिव्यू डाल दो। लेकिन जब कोई इंसान किसी को रेकमेंड करता है कि भाई फला रेस्टोरेंट में खा के आना, बड़ा अच्छा टेस्टी खाना है, तो वो वाला आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग बनाएगा। यार वो फला फिल्म देख के आना, यार बड़ी अच्छी फिल्म लगी, यार मजेदार है। आप 100% उस फिल्म को देखने की कोशिश करोगे क्योंकि किसी का रिकमेंडेशन है, किसी का रेफरेंस है, क्योंकि उसमें प्रॉपर ट्रस्ट, फेथ, वो कहते हैं ना, आपका नोइंग फैक्टर ट्रांसफर हुआ है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ? वी वांट कनेक्शंस एंड कोलेबरेशन। तो हमें दो चीजें चाहिए। कनेक्शंस के मतलब क्या होगा? RRP, रेफरेंस एंड रिकमेंडेशंस। कोलेबरेशन मतलब हुआ रेफरेंस शेयरिंग पार्टनरशिप। इन दोनों चीजों को समझ लीजिएगा क्योंकि आगे चल के हमें इसको बिल्ड करना है अपने पूरे मॉडल में। कनेक्शंस, RRP मतलब हुआ लाइक डेटिंग, कि आपको जब तक इंसान पसंद है तब तक आप उसको रेकमेंड करोगे जी उनसे इंश्योरेंस ले लेना, उनसे आप सर्विसेज लेना। एंड कोलेबरेशन इज लाइक मैरिज, आप उसी को रेकमेंड करोगे, हमेशा उसी को फाइंड आउट करोगे, उसी को फोकस करोगे। इफ दे विल लाइक यू, बिलीव यू, दे विल इंस्टेंटली कोलेबरेट विद यू। अगर आप किसी इंसान से कोको करना चाहते हो और वो इंसान आपको अगर पसंद करता है, आपके ऊपर बिलीव करता है, वो इंस्टेंटली एग्री हो जाएगा कि ठीक है भाई मैं तेरे को रेफरेंस कर दिया करूँ, रेकमेंड कर दिया करूँ। बशर्ते कि आप उसको एजुकेट करो अपने क्लाइंट टारगेट ऑडियंस के बारे में और उसकी NDPC के बारे में।
है ना। जब तक आप उसको अच्छे से डिफाइन नहीं करोगे तब तक उसको क्लियर नहीं होगा। तो सक्सेस मंत्र क्या निकल कर आया? उन लोगों के लिए जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं और ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, यानी कि वो लोग जो दूसरों की मदद से पे को ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं रादर देन देमसेल्फ, यानी कि जिनके लिए दूसरों को मदद करना इज लाइक ए सेटिस्फेक्शन, कि चलो यार मैं किसी के काम तो आया। तो उन लोगों के लिए जो मंत्र है वो क्या है? कोको मॉडल है। तो आप है ना एक बार चेक कर लो कि लास्ट टाइम आपने किसी की मदद की थी और उस इंसान ने आपको ग्रेटिट्यूड भी नहीं दिया, एक्नॉलेज भी नहीं किया। आपने किसी को किसी से मिलाया, आपने किसी को कुछ ऐसी चीज बताई समझाई, और उसने कुछ भी नहीं कहा आपको, ना कोई थैंक यू बोला, ना कोई आपको एक्नॉलेजमेंट दिया, और फिर भी आपके दिल में क्या फीलिंग है कि चलो कोई नहीं, सपोर्ट कर देंगे यार। यानी कि वो इंसान अगर दोबारा आता है फिर भी आप उसकी मदद कर देते हो, तो इसका मतलब आपके डीएनए में कोको करने की जो बिसात है, जो फाउंडेशन है, वो जमी हुई है। तो आपके लिए जो ये मॉडल है जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ, ये आपको 100% सूट करेगा। क्योंकि कोलेब्रेशन शुरू होती है गिविंग नेचर से। जब आपका नेचर गिविंग है दूसरों के लिए, तब आपको पावरफुल रिजल्ट देगा। तो गिविंग कहाँ बताई जाती है? जहां कनेक्शन एंड नेटवर्किंग होती है। तो एक बार समझिएगा, थोड़ी सा अटेंशन दीजिएगा मेरे को, कि आपको ना एक बड़ी अच्छी चीज सिखाता हूँ, अच्छी चीज बताता हूँ। जितने भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, या जितना भी कनेक्शन लेने का, रिकमेंडेशन लेने का जो गेम है, उसका एक बेसिक फाउंडेशन क्या है? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बीएनआई का, तजुर्बा का, या ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनका। अगर उस ग्रुप में 100 लोग हैं, या आपके डाटाबेस में जिनके साथ आप कोलेबोरेशन करने वाले हो आपके पास 100 लोग हैं, तुम 100 लोगों में से 1/3 लोग, यानी कि लगभग 30 लोग आपको ऑटोमेटिकली पसंद करेंगे बिना बात के। और 1/3 लोग ऐसे होंगे जो आपको नापसंद करेंगे बिना बात के। क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि 100 लोग अगर आपको जानते हैं, तो उसमें से कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग आपको नापसंद करते हैं। आप में से अगर कुछ लोग किसी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में गए हों, तो आप देखोगे कुछ लोगों के साथ आपको ना बड़ा मजा आता है मिलकर। कुछ लोगों के साथ आपको ना अंदर से मुंह बन जाता है कि यार अच्छा ओके ठीक है। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो आप ह्यूमन नेचर को ज्यादा जल्दी से बदल नहीं सकते। तो आपको अगर देखना है तो आप देखोगे कि 1/3 लोग कुछ ऐसे जो मिडल में है, ना वो इस तरफ है ना वो इस तरफ है। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सबसे ज्यादा अपनी जो टीम है, यानी कि आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपकी अटेंशन, आपकी मनी, आप दूसरे और तीसरे के ऊपर फोकस करते हो। यानी कि जो लोग आपको बाय डिफॉल्ट पसंद नहीं करते, आप उनको कोशिश करते हो कि वो पसंद करने लग जाएं। या जो लोग मिडल में हैं, कभी वो इस तरफ हो जाते हैं, कभी वो उस तरफ हो जाते हैं, आप उनको इम्प्रेस करते हो। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिजनेस की स्ट्रैटेजी कह रहा हूं। जो लोग पसंद करते हैं उन्हीं के साथ ज्यादा एफर्ट लगाओ और अपने व्यापार को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। एक चीज पूछता हूं मैं आपको, ये आप लोगों ने देखा होगा, बचपन में होता है। आपका बच्चा 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में वीक है, तो आप क्या करते हो उस बच्चे के साथ? एक्स्ट्रा तैयारी करवाते हैं उस सब्जेक्ट की। उस सब्जेक्ट के लिए उसको एक्स्ट्रा एफर्ट दिलवाते हो भैया, ताकि उस बच्चा उसके अंदर स्ट्रांग बन जाए। बट अगर वही बच्चा जब एक्चुअल बिजनेस वर्ल्ड के अंदर आ गया और उसका एक सब्जेक्ट एरिया वीक है, लेट सपोज किसी इंसान को मार्केटिंग एंड सेल्स बहुत बढ़िया आता है, बट उसको अकाउंट्स ऑपरेशन, फाइनेंस, परचेज वाला काम इतना अच्छे से नहीं आता है, तो आप इस केस में क्या कराओगे आप? हायर करेंगे किसको? अकाउंटेंट को। तो उसको नहीं सिखाओगे आप? नहीं, उसकी तो मतलब वो सीखने में तो काफी टाइम चला जाएगा ना। जिसमें वो बेस्ट है उसमें वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। हम्म। तो वो अलग चीजों पे फोकस कर रहा है। हम्म। बट पहले केस में तो आपने कहा था कि जिस चीज में कोई वीक है उसकी फाउंडेशन को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कोई ट्यूटर हायर करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे। अब क्या हो गया?
कुछ समझ में आ पा रहा है? रिया जी, वरुण जी, पंकज भाई, राजीव जी। बचपन के केस में ऐसा है कि वहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, वहाँ पे जो भी लड़ाई लड़नी है खुद से लड़नी है, सारे हम्म। एग्जाम नहीं देने हैं। हम्म। लेकिन बिजनेस में ऐसा है कि आप लोगों से काम करवा सकते हो जिसमें आप ज़्यादा बेहतर नहीं हो। हम्म। जहाँ आप बेहतर हो वहाँ पे आप खुद इनपुट दे सकते हो। हम्म। तो मैं इस कन्वर्सेशन के थ्रू क्या स्पेसिफिकली आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि रियल लाइफ जब आती है, रियल लाइफ कब आती है? जब आप मार्केट में उतरते हो। खास करके जब आप 19 20 21 के बाद मार्केट में उतरते हो, जब रियल लाइफ होती है आपके साथ में। तो रियल लाइफ में आपको वो चीज आइडेंटिफाई करनी है जिसमें आप एफर्ट लगाओगे कम और रिजल्ट आएगा ज्यादा। तो आपको उन चीजों पे फोकस नहीं करना होता जहां पे आपके एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि यार ये 20 30 40 लोग मेरे को पसंद करते हैं, तो आपको उनके साथ एफर्ट लगाना है, ना कि उन लोगों के साथ में जो आपको अनजाने में नापसंद करते हैं, क्योंकि आप भी एज ए ह्यूमन कुछ लोगों को नापसंद करते हो। तो जो इंसान आपको नापसंद करता है और वो आपसे कुछ मांगे, आप लुकिंग गुड में तो हाँ बोल दोगे, लेकिन उसके काम नहीं आओगे। क्योंकि किसी के काम आने से पहले इंपॉर्टेंट क्या है? नो, लाइक, ट्रस्ट। तो उसकी नोइंग तो है आपके साथ में, वो आपको जानता है, बट लाइकिंग नहीं है। लाइकिंग नहीं है तो ट्रस्ट भी नहीं होगा। क्योंकि फाउंडेशन क्या है? जब आप किसी को पसंद करते हो तभी तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि आप किसी को पसंद ही नहीं करते, नफरत करते हो, उस पर ट्रस्ट कर लोगे? ट्रस्ट तो ही नहीं सकता। बेसिक फाउंडेशन की तरफ जाएं तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस में, जब हम कोको मॉडल जो परमानेंट अपनी लाइफ में सीखेंगे, समझेंगे, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन है वो ए कैटेगरी के लोग जिनके साथ में कोशिश कर सकता हूँ, फोकस कर सकता हूँ। आप इसको ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं प्रैक्टिकल वे पॉइंट ऑफ व्यू से, ना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कन्वर्जन वर्सेस कॉस्ट को हम कंसीडर करें दो तरीके से। बिजनेस में दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या हुआ? रेफरेंसेस। तो हमने एग्जांपल यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि बीएनआई से रेफरेंसेस आते हैं। दूसरा हुआ लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो बहुत सारे लोग पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह। इन दोनों एग्जाम्पल को अगर हम लें और समझने की कोशिश करें, तो क्या समझ में आएगा कि जो बीएनआई से आपको बिजनेस आता है, उस बिजनेस को लाने के लिए आपने उनकी एक एनुअल फीस दी है। एग्री करते हो जी? आप में से अगर कुछ लोग गए हैं तो बीएनआई वगैरह या किसी भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हैं, प्लस वीकली एक फीस जाती है, प्लस एक ट्रैवल की कॉस्ट जाती है, और एक टाइम की कॉस्ट होती है। और टाइम की कॉस्ट तो हम कभी लगाते ही नहीं, बिकॉज हमारा टाइम तो बिल्कुल फ्री है। हम तो उसको कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि पर घंटे की आपकी एक वैल्यू निकल कर आती है, जो शायद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन देखो और आपको वहां से आने वाला प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट कर कर देखोगे, तो आपको एक बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। बड़ा डिफरेंस कैसे नजर आएगा? जैसे कि मान लेते हैं कि मैं वहां से 2 लाख रुपए का बिजनेस लेकर आता हूँ, तो ये तो हुई आपकी सेल। बट इस 2 लाख रुपए में आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? मान लेते हैं 15% होगा, 20% होगा, 25% होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो आपने अगर 2 लाख रुपए वहां से पूरे साल में कमाए, तो आपको अगर 25% मिला तो आपको 50,000 रुपये मिले। 50,000 रुपये का मतलब क्या हुआ कि जो आपने एनुअल फीस दी, वीकली फीस दी, ट्रैवल में आना जाना हुआ, लोगों से मिलना मिलाना हुआ, जो आपने समय लगाया, आप उसका भरपूर मजा नहीं निकाल पाए। तो अगर भरपूर मजा निकालना है तो आपको आपके कोको मॉडल को साथ के साथ बिल्ड करना होगा। जैसे लोगों को लगता है कि लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 1 रुपए का लीफलेट बनता है, 10,000 बनवाएंगे, बढ़ जाएंगे। बट आप ये देखते ही नहीं कि उस लीफलेट के लिए आपको कंटेंट सोचना होता है कि क्या लिखवाऊंगा। उसको डिजाइनिंग के लिए डिजाइन करना होता है। डिजाइनिंग के बाद उसको प्रिंटिंग के भेजना होता है। प्रिंटिंग के बाद वो एरिया, जिस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस बंदे से डिस्ट्रीब्यूट कराओगे, पैसे देकर आओगे, तो जितने सारे एफर्ट लग रहे हैं, इनको तब काउंट ही नहीं करते हो। आपको क्या नजर आता है? लीफलेट बंटवाने हैं। तो अगर मैं मार्केटिंग करूं अपनी शॉप की या अपनी सर्विसेज की, तो क्या लगेगा? 1 रुपए का छपेगा, 10,000 छपवा लेता हूँ, आ गया रिजल्ट। तो हमें बड़ा बारीकी से अपने टाइम को, अपने एफर्ट्स को, अपनी अटेंशन को, अपनी मनी इन्वॉल्वमेंट को देखना होता है किसी चीज को इनिशिएट करने से पहले। क्यों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको फोकस करना है इस मॉडल पे, जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, कि अगर आपने साइड बाय साइड आरआरपी और आरएसपी अपने बिजनेस में लगा दिया, कि आपने देखा है ये लोगों में से कौन कौन है जो मेरे को रेफरेंस रिकमेंडेशन दे सकते हैं।
उन लोगों के साथ आपने समय लगाया, एफर्ट लगाया, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड की, तो आपका जो ये मॉडल है ये बार बार काम करेगा, फॉर एवर काम करेगा। इट इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी, इट इज ए रिपीटिंग नेचर की एक्टिविटी। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं कि 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स के थ्रू ये कोको मॉडल बिल्ड होगा। तो आप ये जानना चाहते हो कोको मॉडल कैसे बिल्ड होगा? दोबारा से आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता हूं। अगर आप देखो, पंकज भी मेरे पास किसी रेफरेंस से आए, रिया जी भी मेरे पास किसी रेफरेंस से आए, सूरज जी भी आए, है ना, योगेश राठी जी भी आए, किसी न किसी रेफरेंस से आए। तो अगर मेरे पास ये कोको मॉडल काम कर रहा है, इसी वजह से मैं आपको सिखा रहा हूं, एक बार आप इसको बना दोगे तो ये आपके लिए फॉर एवर काम करता है आपके बिजनेस में। तो अगर आप जानना चाह रहे हो, क्योंकि योगेश जी जानना चाह रहे हैं, राजीव भी जी, रिया जी ने भी डाल दिया, सूरज ने भी डाल दिया, बहुत ही बढ़िया। तो मैं, आपने क्योंकि बोला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने अपना इंटरेस्ट शो किया है। 5 स्टेप्स हैं कोको करने के। पहला, बिल्ड ए टारगेट लिस्ट, हु कैन बी योर आरएसपी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि अरे ये लोग है ना, इस तरीके के लोग मेरे काम के लोग हो सकते हैं। दूसरा, फाइंड विफिन व्हाट्स इन इट फॉर देम। बैठकर सोचो कि वो क्यों करेगा, क्या उसको बेनिफिट मिलने वाला है। प्लस फाइंड करो कि उस बंदे को क्या सूट करता है। वो प्यार से ड्राइव होने वाला इंसान है या पैसे से ड्राइव होने वाला इंसान है। अगर प्यार से ड्राइव होने वाला है तो प्यार की बात करेंगे, अगर पैसे की से ड्राइव होता है तो कुछ पैसे का एलिमेंट भी ऐड करेंगे, या दोनों का कॉम्बिनेशन। तीसरा, क्रिएट वैल्यू फर्स्ट देन आस्क। सबसे पहले आपको खुद उसके लिए कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, फिर आपको हक से मांगना पड़ेगा कि भैया मुझे आपसे मदद चाहिए, मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए। और लास्ट क्या है? आस्क अंटिल यू गोट व्हाट यू वांट। कि आप उसके साथ तब तक लगे रहें, तब तक उससे उम्मीद करते रहें, तब तक उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहें, जब तक कि वो आपको कुछ दे ना दे। क्योंकि अगर आपने एफर्ट लगा दिया तो कुछ फल आपको जल्दी मिल जाएंगे, और कुछ फल लेने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको ये पांचों स्टेप्स को इन डिटेल मेरे साथ अभी समझना पड़ेगा अगले कुछ समय में। पहली चीज क्या निकल कर आई थी? बिल्ड ए कंप्रिहेंसिव लिस्ट। एक डिटेल्ड लिस्ट बनाओ विद whom यू वांट टू कंसीडर कोलेबोरेशन, कि किन लोगों के साथ मुझे अपना ये जेवी, अपना रेफरल पार्टनर मॉडल, ग्रोथ पार्टनर मॉडल, कोलेबोरेशन मॉडल, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हो, उसकी एक लिस्ट बनाओ। क्योंकि लोग क्या कहते हैं? मनी इज इन द लिस्ट, मीन्स डाटा इज द न्यू करेंसी। ये आपने टर्म सुनी होगी कि भाई आज के टाइम पे जिसके पास डाटा है वो इंसान ज्यादा पावरफुल अपने बिजनेस में। सुनिए आप लोगों ने, मैं कह रहा हूं उसके अंदर ना एक की एलिमेंट मिसिंग है। डाटा इज नॉट द न्यू करेंसी। डाटाबेस कभी भी आपके लिए मनी नहीं लाता। उस डाटाबेस के साथ जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए पैसा लाती है। क्योंकि अगर सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर्स का गेम होता तो मेरे पास 25,000 कॉन्टेक्ट बेस है, मैं आपको दे देता हूं, उससे रिजल्ट नहीं आता ना। रिजल्ट आता है कि मैं जो रिलेशनशिप उस कॉन्टेक्ट बेस में आपके लिए ट्रांसफर करूंगा वो आपके लिए रिजल्ट देकर आएगी। एक क्लैरिटी मिली आप लोगों को? एक चीज समझ में आई कि सिर्फ डाटाबेस नहीं लेना है आपको, उस डाटाबेस के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, या जिसकी रिलेशनशिप बिल्ड हो रखी है उसके डाटाबेस को एनकैश करना है। क्लैरिटी मिली? तो ये मेरी एक पॉसिबिलिटी लिस्ट है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे को वर्किंग के लिए क्लाइंट्स रेकमेंड कर सकते हैं। यानी कि जो ट्रेनर, कोच, स्पीकर्स हैं वो को वर्किंग में क्लाइंट दे सकते हैं, रियल एस्टेट के एजेंट दे सकते हैं, जो एचआर रिक्रूटर्स है वो दे सकते हैं, सीए, सीएस, लॉयर्स को क्या चाहिए होते हैं? उनको एक ऑफिस चाहिए होता है पार्ट टाइम पे, वो लोग हमारे लिए काम के हो सकते हैं। तो एक कंप्रीहेंसिव एक लिस्ट है कि कौन ऐसे लोग हैं जो हमें क्लाइंटों को लेकर आ सकते हैं। जैसे जो एमएलएम कंपनी वाले लोग होते हैं, एमवे वाले, हर्बल वाले, उनको मीटिंगें करनी होती है, तो वो ऐसे लोग हैं। अगर हम उनके साथ टाइप करें, वो खुद ही अपनी टीम को रेफरेंस कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं कि वहां चले जाओ, उस को वर्किंग ऑफिस को यूज कर लो। तो आपको देखना होगा कि आपके बिजनेस में कौन से वो ऐसे लोग हैं जिनकी टारगेट ऑडियंस, जो
आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज कर सकती है, उसके साथ कोलेब्रेशन करना। मैंने एक और एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि जो हमारी ह्यूमंस विदाउट वॉल कंपनी है, जहाँ पे हम कॉर्पोरेट टीम ट्रेनिंग करते हैं, तो जितने इवेंट मैनेजर्स हैं जो ट्रैवल के पैकेजेस बुक करते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए, वो सारे लोग हमारे लिए क्या हैं, कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं। वो मुझे मदद कर सकते हैं वहां तक जाने में। दूसरी जो चीज है वो क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। आपको इस चीज की मास्टरी करनी होगी अगर आपको मार्केटिंग एंड सेल्स को पावरफुल बनाना है तो। इसको आपके डीएनए में एक्चुअल वे में लेकर जाना होगा। जिस भी इंसान से बात करो, वो क्या जानना चाहता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, कैसे काम करता है। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इस वाले टूल को, इस टेक्नोलॉजी को, इस तरीके को जो मैंने आपको अभी बोला है, जब हम दूसरों के सपने सच करते हैं तभी हमारे सपने सच होते हैं। ये चीज आपने बहुत सारे प्रवचनों में, गीता में, या किसी ना किसी स्पिरिचुअल एंगल से सुनी होगी कि दूसरों की मदद करने से आपको जल्दी सक्सेस मिलती है, तरक्की मिलती है। ये उसी प्रिंसिपल के ऊपर निर्धारित नियम है विफिम। विफिम क्या कह रहा है, क्योंकि एक ह्यूमन फैक्टर है कि ह्यूमंस, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, पीपल आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ। ये बेसिक नेचर है। जैसे अगर आप हाथ काटोगे अपना या किसी इंसान का, तो क्या निकलता है। देखो जी, मेरे को ना सूरज की फेशियल एक्सप्रेशन से दिख गया कि उसने खून बोला है। जिसके चेहरे नहीं दिख रहे तो मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप जब किसी इंसान का हाथ काटते हो तो उसमें से ब्लड निकलता है, खून निकलता है। क्यों? बेसिक ह्यूमन नेचर है। ऐसी बेसिक ह्यूमन का नेचर है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड फॉर देम सेल्फ रेदर देन अदर्स। जब आप एल्बम देखते हो, फोटोज देखते हो, तो ग्रुप फोटो में आपकी नजर सबसे पहले जाती है कि मैं कहाँ हूं। कहीं पे आपको सिर्फ फोटो किसी दूसरे इंसान के देखते हो, उसको थोड़ा जल्दी जल्दी पास ऑन करते हो। लेकिन जिस फोटो में आप होते हो तो वहां पे थोड़े से टाइम के लिए आप रुक जाते हो। आप अपने आप को देखना चाहते हो, मैं कैसा हूं। तो बेसिक ह्यूमन नेचर क्या निकल कर आया, कि ह्यूमन नेचर निकल कर आया कि आपको बात करनी होगी उस इंसान के बारे में। तो जब आप उस इंसान के बारे में, उसके बेनिफिट की बात करोगे, तो आपको क्या बताना है। विजन क्या था, व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि भाई मेरे बेनिफिट की बात करो, मुझे इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात मत करो कि भाई ये आपको टेक्नोलॉजी लगा रखी है, आपका ये हो रखा वो रखा, वो बात मत करो। आप मेरे से क्या बात करो, मेरे बेनिफिट की बात करो। तो मैं आपको ना एक बड़ा पावरफुल टूल देने वाला हूं जिसकी आप लोगों को मेरे साथ मास्टरी करनी है। वो क्या टूल है, कि आपको जब भी किसी को बेनिफिट दिखाने हैं, तो बेनिफिट दिखते हैं टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस। सुना होगा आपने नाम। ये वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि आपको किसी को बेनिफिट दिखाने हैं, तो आपको बात करनी है उसके टाइम की, उसके मनी की, उसके कंफर्ट की, और उसके इमोशंस की। बड़ी गहरी बात है, आप सब लोग अटेंशन दीजिएगा अगले 10 मिनट मेरे को। कि आपको जिंदगी भर अगर अपनी सेल्स को, अपनी मार्केटिंग को स्ट्रांग बनाना है, आपको लोगों के बीच में फेवरेट बनना है, आपको लोगों को जल्दी से इन्फ्लुएंस करना है, तो आपको एक टीएमसी आपके डीएनए में लेकर जाना है कि आपको उसके फायदे की बात करनी है। और फायदा जो दिखाई देता है, इंसान को दिखाई देता है जब आप किसी का टाइम बचाते हो, किसी की मनी बचाते हो, किसी को कंफर्ट में लेकर आते हो, किसी के इमोशंस को स्पेशल फील कराते हो। तो इन चारों चीजों को समझेंगे, डिकोड करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। आज से कुछ साल पहले जब हम म्यूजिक सुनते थे, तो टैब रिकॉर्डर आते थे जिसके अंदर कैसेट लगती थी। लोग अलग अलग कैसेट का कलेक्शन रखते थे। और उस टाइम पे क्या हुआ, एप्पल के स्टीव जॉब आए और उन्होंने क्या बताया, जब वो उन्होंने अपना आईपॉड लॉन्च किया, 1,000 गाने आपकी पॉकेट में। तो उन्होंने किस चीज की बात की, आपके बेनिफिट की, आपके कंफर्ट की बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत सारी कैसेट होंगे, म्यूजिक ऐसा होगा वैसा होगा। उन्होंने कहा जी 1,000 गाने के लिए कितनी कैसेट रखनी पड़ती है, कम से कम नहीं तो 100 कैसेट आपको रखनी पड़ती है। वो कह रहा है 1,000 गाने आपकी पॉकेट में। ऐसे ही गूगल वालों ने क्या कहा जब गूगल ड्राइव लॉन्च की,
25,000 फोटो एट वन प्लेस, फॉर एवर, एवरीवेयर। कहीं भी कभी भी आपको आपके फोटो देखने हैं, एक्सेस करने हैं, तो आप गूगल ड्राइव यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप जाओ थोड़ा सा इन डिटेल, एक रिजल्ट दिखाने की मैं बात करता हूँ, है ना। रिजल्ट कैसे दिखाते हैं, ये एक वीडियो है, आप इस पर थोड़ा अटेंशन कीजिए और मेरे को बताइएगा कि आपको इसकी आवाज आ रही है नहीं आ रही। Did you watch this Shark Tank India episode where Surinder pitched his intelligent apparel brand Tom's? His company today is profitable with a monthly revenue of 86 lakh rupees. But what's interesting is that Surinder did not start a company. He bought a failing business for 15 crore rupees and turned it around into success. How? Well, Surinder took a page out of Apple's playbook and started focusing on selling benefits and not features. See, Terms makes anti-odor and anti-stain clothes, but they position their products as 30 days no wash jeans and 7 days no smell socks. This move helped them increase their sales drastically. He then focused on streamlining packaging. See, if your packaging is even 1 gram over 1 kg, you get charged for 1.5 kgs. So he built 0.93 kg boxes and shipped all their products in under 1 kg. This move alone helped the company cut down their cost by 38%. Let me know if you are going to try Terms clothes in the future. Did you watch this Shark Tank India इसको episode दोबारा where देखिएगा, Surinder Singh pitched his अटेंशन intelligent दीजिएगा। apparel brand Terms? His company today is profitable with a monthly revenue of 86 lakh rupees. But what's interesting is that Surinder did not start this company. He bought a failing business for 15 crore rupees and turned it around into success. How? ध्यान Well, दीजिएगा। Surinder took a page out of Apple's playbook and started focusing on selling benefits and not features. See, Terms makes anti-odor and anti-stain clothes, but they position their products as 30 days no wash jeans and 7 days no smell socks. This move helped them increase their sales क्या बात निकल कर आई, क्या समझ में आई आपको, कि अगर आप फीचर्स की बात कर रहे हो तो फीचर्स इंसान को रिलेट नहीं करती हैं, आपको बात करनी है उसके बेनिफिट्स की। और बेनिफिट्स की बात करने के लिए आपको क्या करना होगा, टीएमसी, यानी कि टाइम, मनी, कंफर्ट और ईज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना पड़ेगा। तो आप अगर मेरे से बात करो, तो इस इंसान ने जो ये चेंज किया, फीचर को बेनिफिट में चेंज किया, तो ये बेनिफिट जो उसने बोला, क्या बोला, कि 30 दिन तक जीन्स धोने की जरूरत नहीं, 7 दिनों तक आपकी जुराब से बदबू नहीं आएगी। तो इन 4 पैरामीटर में से इसने किस पैरामीटर की बात की है, टीएमसी को अगर देखो। Effort and time being wasted in washing clothes. एनीबडी एल्स? सर टाइम और कंफर्ट। कंफर्ट। तो यानी कि उसने क्या दिखाया, उसको टाइम दिखाया और कंफर्ट दिखाया। तो ह्यूमंस वांटेड टू सी द ईज, कि भाई मेरे को कंफर्ट दिखाओ, कितना मेरा कंफर्ट है। बट हम क्या दिखा रहे हैं उसको, फीचर की एंटी डिओड्रेंट है जी, एंटी रिंकल है जी। उसको समझ में नहीं आ रही वो चीज, फीचर तो आपने बता दी, उस फीचर से उसकी लाइफ में बदलाव क्या आ रहा है वो ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए। एक सेकंड, ये क्यों हो गया है। जैसे अगर आप देखो, जोमेटो और उबर ने क्या किया है, अगर आप डिकोड करो टीएमसी के ऊपर, तो जोमेटो और उबर ने क्या किया है। वो एक जो बार्गेनिंग की ये होती है ना फेज, उसको ही रिमूव कर दिया उन्होंने। हम्म। दूसरा है कि होम, मतलब डोर स्टेप पिकअप, डोर स्टेप ड्रॉप, कि आपको हम्म। नाके पे जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से जाएंगे वहां, वहां से देखेंगे कुछ मिला तो, नहीं मिला तो फिर देखेंगे। और जर्नी को प्लान करने की जो ये है ना, वो बहुत बेहतर हो गई। कि पहले ऐसा था ना कि अगर गाड़ी मिल गई नसीब से जल्दी तो पहुंच गए जल्दी, वरना बहुत लेट। तो सर्टेनली पता नहीं है कि मैं ऑफिस कब पहुंचूंगा। अब हम्म। ऐसे है कि अगर मुझे 1 घंटा लगता है, मैं 9 बजे निकलूंगा तो मुझे 10 बजे पहुंचना है, मतलब पहुंच जाऊंगा मैं ऐसे। तो दे वर्क ऑन दी कंफर्ट, उन्होंने कहा जी जोमेटो वालों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे भेज देंगे, ना पार्किंग में गाड़ी लगाने की जरूरत, ना ट्रैफिक में जाने की जरूरत, आपके पास आ जाएगा। फील कंफर्टेबल एट होम। मनी तो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, दे आर नॉट सेइंग कि हम कम पैसा चार्ज कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि हम आपका समय बचा देंगे, आपको कंफर्ट दिला देंगे, आपको मजा दिला देंगे। तो मनी
इज नॉट इम्पोर्टेंट। मनी को उन्होंने दूसरे एंगल से दिखाया। किस एंगल से? कि आप कंफर्ट में हो तो जो आपका ट्रैफिक में समय लगना था, जो आपका पार्किंग में पैसा लगना था, जो आपका पेट्रोल लगना था, वो सब कुछ मैंने बचवा दिया ना। तो उस एंगल से जब इंसान सोचता है, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये तो हमारे काम की बात कह रहे हैं। तो आप उसको कैसे लगे कि हमारे काम की बात है? क्योंकि आपने बात की उसके बेनिफिट की। जब आप उसके फायदे की बात करते हो तो इंसान की अटेंशन अलर्ट हो जाती है। एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। टेल हाउ इट हेल्प मी एंड माई गोल्स। मेरी लाइफ को, मेरे सपनों को मुझे कैसे मदद करेगा वो बताओ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, वो बोलते हैं जी मैंने एमडीआरटी किया हुआ है, मैंने टीओटी किया है, टर्न ऑन द टेबल जो आता है, मिलियन डॉलर राउंड द टेबल आता है। तो एक अच्छा खिताब है, ये एक अच्छी पोजीशन है जो एक अच्छे लोगों को मिलती है। तो क्लाइंट्स से कि तुझे मिला, मुझे क्या मिला इससे भाई? तेरे को मेडल मिला गिनीज बुक वर्ल्ड का, आपने मेडल लिया, या आपको कहीं से अवार्ड मिला हुआ, जी हमें अवार्ड मिला है वहां से। तो उस अवार्ड से उस क्लाइंट का क्या फायदा? क्योंकि आप जब अपनी लैंग्वेज में उसके बेनिफिट नहीं लाओगे उस वैलिडेशन के साथ में, तब तक क्लाइंट ज्यादा ट्रिगर नहीं करेगा कि भाई तुझे तो मिला, इससे मुझे क्या मिलेगा। तो मिलेगा क्या? अगर वो ये बोलता है कि सर मैंने को ना ये अवार्ड मिला है इस इंश्योरेंस कंपनी से, जो ये प्रूफ है कि मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा टू टेक डिसीजन फास्ट एंड सेव करेगा आपको बैड डिसीजन लेने से, क्योंकि आपने एक गलत डिसीजन ले लिया जो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट कर सकता है, आपके पैसे को, आपके समय को। आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लिया बट उसके अंदर आपने वो फीचर ऐड नहीं कराई जिसके बारे में मुझे पता है जो आपके लिए जरूरी है। तो क्या पता जब आपको क्लेम की जरूरत हो, आपके काम भी ना आए। तो यानी कि जब तक आप उसको, उसका कंफर्ट नहीं दिखाओगे, उसको ईज नहीं दिखाओगे, उसके इमोशंस को टच नहीं करोगे, तब तक उसको इंक्लाइन नहीं होगा। सिर्फ अपने बारे में वो फीचर्स बताने से काम नहीं चलेगा। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ? आप लोगों को ना दो चीज बताना चाह रहा हूँ जो आपको आपके डीएनए में लेकर जानी। मेक ए हैबिट टू आस्क द क्लाइंट बिफोर स्टार्ट द मीटिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट और वांट फ्रॉम फ्रॉम आपका प्रोडक्ट। कि जब कोई आपको ये बोल दे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जी आप मेरे से कोचिंग और मेरी मेंटरिंग से क्या चाहते हो, क्या चाहते हो योगेश जी, पंकज जी, राजीव जी, रिया जी या सूरज जी, आप में से कोई अनम्यूट करके बताना चाहिए। मैं एज ए कोच, एज ए मेंटोर आपकी किस तरीके से मदद करूं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी मेरे से? जी राजीव जी। सर मतलब इसमें, हेलो, अनम्यूट हो गए शायद आप। हेलो। जी जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें यही एक्सपेक्टेशन है कि आप हमें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं जिससे कि वी कैन बूस्ट आवर सेल्स, वी कैन इंक्रीज द लीड्स एंड ऑल। गुड है जी। आप चाहते हो कि आपकी सेल्स बूस्ट हो जाए, कुछ ऐसी बात करूंगा आपके साथ में। जी हाँ, जी हाँ। बहुत बढ़िया। सूरज जी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे बिलीफ्स और सॉलिडिफाई हो जाए इन गुड वे। हम्म। और मेरे जो भी मैं गोल्स टारगेट कर रहा हूँ इस साल के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट हो या और भी बाकी के जो गोल्स हैं, हम्म। तो वो उनमें ना कंसिस्टेंसी बनी रहे। हम्म। मैं काफी बार आउट ऑफ द ट्रैक जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसके थ्रू मैं थोड़ा और कंसिस्टेंटली एफर्ट दे सकूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह सिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपको ना एक हैबिट बिल्ड करनी है मेरे साथ में, और उसका मैजिक देखना है कि उसका मैजिक कैसे क्रिएट होता है। कि जब आप क्लाइंट से जाते ही यही पूछ लो, जब आपके साथ इंटरेक्शन होता है कि सर मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या चाहते हो। जैसे राजीव जी ने बोला जी मैं सेल्स चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़े, कैसे मेरे पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आए। अगर मैं इसी के आसपास उसको आंसर करूंगा, रिप्लाई करूंगा, तो मेरी बात ज्यादा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? या उसको मैं ये बताना शुरू कर दूं सर मैं आपकी हेल्थ पे फोकस करूंगा, मैं आपके बीइंग को, आपके बिलीफ सिस्टम को भी सुधरवाऊंगा, वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। जैसे कोई क्लाइंट आता है हमारे ऑफिस में और प्रियंका पूछते हैं कि सर मैं, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्यों आपको वर्किंग लेना चाह रहे हो, क्या आपकी इच्छा है? तो जो वो पूछते हैं तो पूछता है कि यार मेरे को ना डिस्टरबेंस होता है घर पे, सैटरडे संडे में काम नहीं कर पाता,
तो जब उसने इंफॉर्मेशन दे दी तो अब वो उसके बारे में किसके ऊपर बात करेगी कि हमारे स्पेस में उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे एनहेंस हो सकती है, कैसे हमारा ऑफिस 7 के 7 दिन ओपन रहता है, संडे को भी आ सकता है, काम कर सकता है। या वो यहाँ पे बात करेगी जी हमारे इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़िया है जी, हमारे यहाँ पे पार्किंग का स्पेस है जी। तो उस वाली बेनिफिट पे फोकस नहीं करना, फोकस उस पे करना कि जिस माइंडसेट से वो आया है, जिस चीज को लेकर आया है। तो आपको बहुत कुछ नहीं बताना, आपको सिर्फ उसको वो बताना है जिसमें वो इंटरेस्टेड है। आपको आपका एंगल नहीं देना है, आपको यू का एंगल देना है कि उसके लिए क्या चीज महत्वपूर्ण है। हम नहीं, उसे बताना है कि तुम क्या कर सकते हो यहाँ आकर, तुम्हारे लिए क्या बेनिफिट है, तुम्हारे लिए क्या कुछ क्रिएट हो सकता है। तो अगर हमने ये हैबिट बिल्ड कर ली तो आप और आपकी टीम क्लाइंट को क्लोज करने में, क्लाइंट को सर्व करने में, क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाने में नेक्स्ट लेवल पर चले जाओ। आर यू गेटिंग? कार वाले जब कार लेने जाते हैं तो क्या पूछते हैं कि जी क्या लेना चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जी माइलेज अच्छी हो, कम बजट में आ जाए और ऐसी हो। तो बट ओबे से जो बंदा माइलेज के ऊपर फोकस कर रहा है, कम बजट की फोकस कर रहा है, उसको तो लग्जरी कार की बात ही मत करो ना भाई, उसके पास लेकर ही मत जाओ, क्योंकि उसकी आज उसका जो थॉट वो कुछ अलग है, कुछ और चीज देखना चाह रहा है। तो विफिन क्या कह रहा है, कोई भी आदमी पैसा तभी देता है जब उससे कोई फायदा होता है। तो जो फायदा आप निकालना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, वो बताना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए विफिन लगाना पड़ेगा। तो आपको मास्टरी करनी है इस चीज की, व्हाट्स इन इट फॉर देम। तो मास्टरी करनी है 2 लेवल पर। पहला लेवल क्या है, क्लाइंट के लेवल पर, कि क्लाइंट को क्या क्या मैं बेनिफिट देता हूं उसकी लिस्ट बना लो, प्रैक्टिस कर लो। और दूसरा है जिन लोगों को आप को पार्टनर बनाओगे उनके लिए। तो यानी कि आपको 2 पेज लेने हैं, एक पेज पे लिखना कि आपके क्लाइंट को क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उनकी लिस्ट बना लो। यार ये बेनिफिट मैं देता हूं कि मैं आपको लाख रुपए का लैपटॉप 30,000 रुपए में दे देता हूं सर, प्लस 1 महीने तक यूज करने के बाद मजा भी ना आए तो आप मेरे को दे देना, रिफंड कर दूंगा मैं आपके पैसे। तो बंदे को दिखता है कि यार ये तो मेरे फायदे की बात है, पूरी पूरी मेरा पैसा भी बचाया और मेरे को कंफर्ट भी दे रहा है यूज करने के लिए। तो आपको आपके पैसे, आपके बेनिफिट्स की लिस्ट बनानी है जो क्लाइंट को देते हो और जो आप पार्टनर को देने वाले हो। तीसरा स्टेप क्या है, फाइंड आउट क्या सूट करता है उसको, पैसा या प्यार। आप लोगों के साथ एक बात करना चाहूंगा, इसमें आप मेरे को रिप्लाई कीजिएगा। ह्यूमन का ड्राइविंग फैक्टर क्या है, हर इंसान ड्राइव कहां से होता है? या तो वो ड्राइव होता है जो उसको हैप्पीनेस देती है वो चीज, ग्रोथ और मनी से, या ड्राइव होता है नेम फेम रिस्पेक्ट रिवार्ड रिकॉग्निशन से, जहां उसकी इज्जत होती है, या रिलेशनशिप और कनेक्शन से। यार मनी हो या ना हो, रिलेशनशिप है, जान पहचाना, चलो काम आएगा। या ड्राइव होता है हैप्पीनेस मिलती है उसको जब वो हेल्प करता है, किसी की मदद करता है। तो आप मेरे को ये बताओ सबसे पहले, इन चारों में से आपको क्या सूट करता है? एक चीज जो इन चारों में से आपको सूट करते हुए चैट बॉक्स में मेरे को लिखकर बताओ कि योगेश्वर जी मुझे तो है ना, मेरी वाहवाही हो जाए, मुझे कुछ इज्जत मिल जाए, कुछ मेरे को ना प्रतिष्ठा मिल जाए, या कोई मेरा नाम ले या ना ले, मेरे को पैसे दे दे, वो ज्यादा मायने रखता है। या चलो कोई नहीं, पैसे मिले या ना मिले, नाम हो या ना हो, अंदर से तो सेटिस्फेक्शन है कि मैं किसी के काम आया। तो आपको क्या, कौन सा फैक्टर पुश करता है, आपको वो देखना होगा। और खास बात, जो आपको पुश करता है, जो आपको इंस्पायर करता है, जरूरी नहीं वो दूसरे को करता है। तो आपको बातचीत के अंदर ये फाइंड आउट करना होगा कि दूसरे को क्या फैक्टर मैटर करता है। क्योंकि जब दूसरे लोगों के साथ हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है तो इन 4 फैक्टर में से देखना होगा कि कौन सा फैक्टर ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि मैंने राजीव के साथ जो, क्योंकि राजीव जी मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं, हमारे क्लाइंट भी हैं, बिल्कुल परिवार है हमारा। तो राजीव जी का 3rd एंड 4th फैक्टर ज्यादा हाई है, फिर उनका सेकंड फैक्टर आता है, और उनका लास्ट में आता है ग्रोथ एंड मनी।
तो जब तक कि आपको आपका या दूसरे का जो ड्राइविंग फैक्टर नहीं पता होगा, आप को बिल्ड करने में थोड़ा सा समय लगा दोगे। तो ये पता कैसे लगता है? आप एज ए ह्यूमन देखो तो इंसान काम करता है एज ए रेसिप्रोसिटी, यानी कि जब आप किसी के लिए कुछ कर देते हो तो उसके अंदर एक भाव होता है कि वो भी आपके लिए इन रिटर्न कुछ करे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि आपको उसके लिए कुछ करना होगा। दूसरा, कि कुछ लोग पैसे से इंस्पायर करते हैं, तो उसका इन टर्म्स ऑफ मनी क्या बेनिफिट हो सकता है? आप उसको अपने सर्विसेज देने वाले हो डिस्काउंटिंग रूप में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ कमीशन देने वाले हो, या उसको आप क्लाइंट देने वाले हो। क्या ऐसी चीज है जिससे उसको ये दिखे कि यार मैं इसके साथ अगर टाइप करूंगा, इसके साथ कोलेबोरेशन करूंगा, तो मुझे इन टर्म्स ऑफ मनी क्या फायदा हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन? ये बात पक्का है, लिख लेना इस चीज को। कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे या कमीशन के लिए काम नहीं करता, उसको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की जरूरत होती है। तो ये रिलेशनशिप बेस्ड गेम है। अगर आप रिलेशनशिप के इंसान हो, आपको लगता है कि यार मैं रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देता हूँ, पैसे को थोड़ी सी कम, तो ये वाली टेक्निक, ये वाला फार्मूला आपके लिए 100% काम करेगा। क्योंकि अभी जो टाइम है वो कंपटीशन का नहीं है। अभी जो टाइम वो किस चीज का है? कोलेबरेशन का है। लोग मैच्योर हो चुके हैं कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद। उनको समझ में आता है कि बिजनेस को अगर एस्टेब्लिश करना है तो कोलेबरेशन पे फोकस करना है, एक दूसरे का सहयोग पे फोकस करना है, ना कि एक दूसरे का गला काट प्रतियोगिता पे। हम फोर्थ स्टेप पे आ गए हैं आप लोगों के साथ अभी। थोड़ी सी अटेंशन बनाए रखिएगा मेरे साथ में। फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है कि जी आपने लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद क्या करना था? व्हाट्स इन इट फॉर देम फाइंड आउट कर लिया। फिर क्या करना था आपने उन लोगों के साथ में? उनके क्या क्या बेनिफिट है, क्या उसको पसंद है, उसके ऊपर काम कर लिया। अब उनके लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, यानी कि आपको जेन्युइनली उनके अंदर इंटरेस्ट लेना और वैल्यू क्रिएट करनी है। GIDC, जेन्युइनली उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लो, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करो। क्या आपके पास ऐसी चीजें जिससे आप उसकी मदद कर सकते हो? क्योंकि जब आप मदद करोगे, पैसे मिले या ना मिले, आपको खुशी तो मिलेगी। तो अपनी खुशी के लिए काम कर लो। और जब उनकी आप मदद करते हो तो आपको उनके साथ कोलेब्रेशन करने में मजा आ सकता है, क्योंकि आप इसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसको आप अर्न कर सकते हो उसके साथ वैल्यू क्रिएशन करके। और जब आप वैल्यू क्रिएट कर देते हो किसी के लिए, तो पांचवा स्टेप क्या है कि आपको उससे तब तक मांगना है जब तक कि वो आपको वो चीज ना दे दे। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ इन स्टेप्स के थ्रू? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 5 स्टेप्स को कंक्लूड करते हुए, कि सबसे पहले जिस टारगेट ऑडियंस की आप तलाश कर रहे हो उसी की कोई दूसरा तलाश कर रहा है। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ कि ये किस तरीके के लोग हैं, और ये लोग कौन कौन है उसकी लिस्ट बनाओ। उन लोगों के लिए क्या ड्राइविंग फैक्टर हो सकता है उसको समझो। आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के क्या बेनिफिट है, और उस इंसान के लिए क्या क्या बेनिफिट है, ये दोनों चीजें तैयार करो। और फिर बंदे के पास जाओ, उसके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करो। जब उसके लिए वैल्यू क्रिएट हो जाए, फिर हक से मांगो कि भाई मेरे को भी थोड़ी मदद की जरूरत है, क्या करेगा? और ये ह्यूमन नेचर है। हर इंसान किसी न किसी रूप में किसी न किसी की मदद करना चाहता है, किसी को कुछ समझाकर, किसी को कुछ बताकर, किसी न किसी रूप में। आप लोगों को मैं जो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर बिजनेस के अंदर सेल्स लानी है, तो सेल्स लाने का जो एक बेस्ट तरीका हो सकता है, वो आपके लिए आपका कोको मॉडल हो सकता है। क्योंकि कोलेबरेशन जब आप करते हो, आप अपने बिजनेस में कोको मॉडल लगाते हो, तो आपके पास रेफरेंसेस आते हैं, और रेफरेंसेस आते हैं तो आपका व्यापार बढ़ जाता है। तो दिस इज इट। आज हमारी तरफ से ये डिस्कशन था आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा, किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कंसर्न हो, तो हाउस इज ओपन फॉर दैट। क्या आज की क्लास में टेक अवे था? क्या चीज़ आपको लगी यार ये चीज़ तो अच्छी प्रेजेंट हुई मेरे को, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो, ताकि आपके नोट्स से कोई दूसरा भी इंसान सीख सके। बहुत ही बढ़िया क्लास थी वैसे। हम्म। और मैं एक जो आप एप्पल की बात कर रहे थे, तो हम्म। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था स्टीव जॉब्स का, जिसमें ना वो आईपॉड को लॉन्च कर रहे होते हैं।
हम्म। तो उसमें ना वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, मतलब फैक्ट नहीं, जैसे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, जैसे हमारी जो जीन्स होती है, तो एक राइट साइड में पॉकेट के भी अंदर एक छोटा पॉकेट होता है। हम्म। तो वो ना ऐसे वो सेमिनार में ही बोलते हैं कि मैं हमेशा सोचता था कि ये पॉकेट किस लिए होगा, एंड टुडे आई केम टू नो कि वो किस लिए है। तो वो हम्म। ना उसमें से आईपॉड निकालते हैं कि हम्म। हमने इतना छोटा कर दिया है उसको कि आप हम्म। कहीं पे भी लेके घूमो, आपको हम्म। बड़ा टेप या कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हम्म। आपके सबसे छोटे पॉकेट में भी वो फिट हो सकता है। हम्म। तो वो मतलब वही है कि जो आप बोल रहे थे ना कि व्हाट इज इन फॉर देम, कि हम्म। उनके लिए हम क्या बेटर ऑफर कर रहे हैं, क्या हम हम्म। वो कर रहे हैं कि उनको सूट हो जाए या हम्म। उनका कंफर्ट हम बढ़ा सके। तो वो एक काफी याद आया मुझे, तो सोचा कि शेयर कर लूँ। बाकी हम्म। क्लास वाज गुड, थैंक यू सो मच, गुड थिंग्स टू लर्न, और अभी इसके ऊपर दिन भर सोचेंगे तो और बहुत कुछ मिल जाएगा। यस। स्टीव जॉब मार्केटिंग के जीनियस थे, और जो लोग मार्केटिंग के जीनियस होते हैं वो अपनी कंपनी को एक यूनिकॉर्न बना सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जो एग्जाम्पल आया था अभी हमने देखा था उसका, तो उसने भी किससे सीखा था? स्टीव जॉब से सीखा था, एप्पल कंपनी से सीखा था। यानी कि जब आप अपनी सक्सेस पे होते हो तो आप लोगों को सिखा सकते हो। तो कोको मॉडल इज दैट मॉडल, जो मैंने अपनी लाइफ में भी लगाया है। बहुत सारे लोग उसको लगा सकते हैं, क्योंकि 70% बिजनेसेस, जिन जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके बिजनेस रेफरेंस और रिकमेंडेशन से चलते हैं, लोगों से चलते हैं। अगर आपके बिजनेस में 30-40% व्यापार रेफरेंस रिकमेंडेशन से आ रहा है, तो आपको 100% कोको मॉडल बिल्ड करना चाहिए अपने बिजनेस में। 1 साल लगेगा, 50 लोग 60 लोग आपने अपने लिए बिल्ड कर लिए। वो आपके लिए नर्चरिंग करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप का गेम क्या है? जितनी पुरानी होगी उतनी आपके काम आएगी। तो आपके पास बहुत सारे रिलेशंस हैं, बहुत सारे कनेक्शन जो बहुत पुराने हैं, जिनको आप अच्छे से अपने बिजनेस मॉडल में, अपने व्यापार में यूज कर सकते हो। आई वॉन्टेड टू नो फ्रॉम योगेश जी, आज की क्लास आपको कैसी लगी सर? क्या कुछ प्रेजेंट हुआ? अनम्यूट करना होगा सर आपको। इसके बाद राजीव जी, रिया जी या पंकज जी, आप म्यूट पे हैं सर। बीच में एक बटन होगा सर, उसको प्रेस करोगे तो आप बोल पाओगे, इसी बहाने आप सीख पाओगे। ग्रेट। हाँ जी। जी सर, जी सर, बताइए। बहुत अच्छी लगी क्लास। भाई हम्म। ये है कि मैं अपने माइंड से ही जूझ रहा हूँ, मैं बहुत कैप्चर नहीं कर पाता, कुछ टेक्निकली हम्म। डिजिटली वीक हूँ, हम्म। वो हम्म। स्क्रीन को ही समझता रह जाता हूँ। हम्म। तो मेरा एम भी अपने आप को ही डेवलप करना है, बिजनेस तो बात की बात है, बिजनेस तो ऑलरेडी डेवलप है। हम्म। हम्म। अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को रेफरेंस वाला बिजनेस ज्यादा वो नहीं है, कोलेबोरेशन तो खैर बेस्ट है ही। हम्म। हम्म। तो और आके मतलब आपस में और सीखेंगे आपसे कि बहुत क्या बढ़िया और सर, हमारे लिए क्या सूट करता है। बहुत ही बढ़िया सर। जैसे पूरे हिंदुस्तान में हमारे डीलर्स होते हैं ना, जो दुकानदार, हम दुकानदारों को देते हैं, जी जी जी। तो पूरे अब उसमें कोई रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं, ना कोई दुकानदार, ना कोई दुकान जमीन के अंदर है, ना कोई आसमान में, सब जमीन पे ही है। हम्म। यानी कि हमें तो अपना सैंपल बैग उठा के जितना घूमेंगे उतना फायदा हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल वो सर। चीज आपसे समझेंगे कि वो हमें क्या सूट करता है, कैसे अपने आप को, कुल मिला के अपने आप को डेवलप ज्यादा करना है मुझे। हम्म। गुड है सर। तो आपके डेवलपमेंट का पूरा फोकस सर, आप उसी पथ पर हैं सर। आप सुबह हाँ आते हैं हाँ, सब। वही हाँ, वही वही। है ना? बहुत बढ़िया सर। हाँ जी। राजीव जी, पंकज जी, रिया जी, इफ यू वांटेड टू शेयर कि आज की क्लास से क्या कुछ प्रेजेंट हुआ आपको, क्या आपके लिए एक ऐसी चीज थी जो दूसरे लोगों के भी काम आ सकती है? हाँ सर, इट वाज गुड। और इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, दैट वाज 5 स्टेप्स फॉर कोको। हम्म। ये तो हमेशा पता है, कोको करना है, कोको करना है, हम्म। मगर स्टेप्स इज गुड। हम्म। एंड यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वी हैव टू सी दैट द पर्सन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, लव है, मनी है, क्या है। हम्म। तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। हम्म। नाइस। एज आई सेड इन द लास्ट, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ एक शीट, जिसके लिए मैंने लास्ट के 5-7 मिनट बचा कर रखे हुए थे। वो शीट क्या है, जिसका मैंने लिंक भी आप लोगों को भेज दिया है। वो है 90 पॉइंट्स ऑडिट। यानी कि आपको आपके बिजनेस का अगर ऑडिट करना है, तो ये शीट आपको मिलेगी। इस शीट में से जो दूसरे वाली शीट, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये पहले वाली शीट बता देता हूँ।
तो ये शीट आप कोशिश कीजिएगा लोकेश या प्रियंका के साथ मिलकर भरने के लिए। इसके अंदर वो पॉइंट हैं जो आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाले पॉइंट आपके हुए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे आप लोगों का बिलीफ स्कोरिंग टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, पहली क्लास में करा दिया था, आप कहोगे जी डन हो चुका है, मुझे समझ में आ चुका है, डन। ऐसे ही इसके अंदर आपके बिजनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन हैं। यानी कि इसके अंदर अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ से बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपने आपके शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल बना लिए हैं क्या, और उसका प्रिंट आउट ले लिया है। तो अगर आप कह रहे हैं जी हमने कर लिया है, तो उसको आप क्या कर दोगे, डन कर दोगे। तो ये आपको स्कोरिंग देगा आउट ऑफ 90 की आपके कितने सारे काम हो चुके हैं। जैसे प्रियंका ने लगभग 66, अभी शायद उसने अपडेट नहीं किया है, अदरवाइज 70 के आसपास प्रियंका इनमें से काम कर चुकी है। जैसे आपका स्वॉट एनालिसिस, जैसे आपके रिपीट मैसेज जो बनते हैं, जैसे आपके इंट्रोडक्शन मैसेज जो बनते हैं। तो ये बेसिकली आपका वो ऑडिट रिपोर्ट है जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको कितने सारे काम अपने व्यापार के लिए करने हैं। अगर ये व्यापार के काम आपने कर लिए तो आपका फायदा हो जाएगा। जैसे एक चीज दिखाता हूँ इसमें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि आपको आपके बिजनेस के 2 अकाउंट खुलवाने हैं। ये हम 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ेंगे कि आपके पास कंपनी के 2 अकाउंट होने चाहिए, एक प्राइवेट बैंक में, एक सरकारी बैंक में। एक अकाउंट जिसमें पैसा आएगा, एक अकाउंट जिससे पैसा जाएगा। तो ऐसे अगर आप देखोगे इसके अंदर वो सारे पॉइंट हमने लिखे हुए हैं जिन पॉइंटों से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई आपकी कंपनी की एक वेबसाइट होनी चाहिए, एक पर्सनल वेबसाइट होनी चाहिए। तो इसमें वो सारे पॉइंट हैं जिससे आप अपने व्यापार का ऑडिट कर सकते हो, फाउंडेशन का, कि आपके व्यापार की फाउंडेशन कैसी है। आर यू गेटिंग? दूसरी जो चीज है इसके अंदर, ये आपको कॉपी करने वाली शीट, कॉपी कैसे होगी, यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आता है आपको कॉपी टू, और आप एक अपना अलग से कॉपी कर लोगे इसको। तो जब आप इसको कॉपी करोगे तो ये आपको मदद करेगी आपके डेली, वीकली, मंथली जो एक्शन पॉइंट्स हैं उसको समराइज करने में। यानी कि ये आपको और आपकी टीम को बड़ा एम्पावर करेगी। इसको आप अपनी केपीआई शीट, क्यारी शीट भी कह सकते हो, कि टाइम ब्लॉकिंग के हिसाब से मैं 7 बजे तक क्या क्या कर लूँगा, 10 बजे तक क्या क्या कर लूँगा, 3 बजे तक, 1 बजे तक, रात को सोने से पहले तक। तो ये सारे वो काम हैं जो आपके रिपीट नेचर के हैं, या तो डेली बेसिस पे, या वीकली बेसिस पे, या मंथली बेसिस पे। तो जब आप इस लिस्ट को बना लोगे और इसका एक प्रिंट आउट ले लोगे, तो आपको 2 प्रिंट आउट लेने हैं। पहला प्रिंट आउट बनेगा आपकी फोकस शीट का, कि भाई मैं इस महीने कहाँ फोकस करने वाला हूँ, इस हफ्ते कहाँ करने वाला हूँ, आज कहाँ फोकस करने वाला हूँ। तो एक पेज पे प्रिंट आउट आता है आपकी फोकस शीट का, और उसके पीछे आता है रिपीट टास्क का। यानी कि कई सारे काम ऐसे जो रिपीट हैं, डेली, वीकली, मंथली। तो जब ये आपके पास एक टूल होगा एज ए प्रिंट आउट, आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी। और मैं चाहता हूं कि 1 तारीख से पहले पहले हमें रेडी करना है, ताकि मार्च से हम इस वाले टूल को, इस वाले स्ट्रक्चर को अपने लाइफ में लेकर आए। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, रिया जी, पंकज जी, राजीव जी, योगेश जी, कि स्क्रू ड्राइवर आपकी लाइफ को आसान बनाता है, आप अच्छे से नट बोल्ट खोल सकते हो, वो टूल है। ऐसे ही ये फोकस शीट और DWM आपकी लाइफ को आसान बनाएगा, आपको एक एनहेंसमेंट देगा, आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो और आप फोकस ड्रो में कर रहे हो यूज करने के लिए। आर यू गेटिंग? तो मेरी तरफ से ये शीट मैंने शेयर कर दी है, और आप पंकज से, सॉरी, लोकेश से और प्रियंका से मिलकर 1-to-1 में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा सूरज के साथ मेरा 1-to-1 हो गया था। रिया जी, पंकज जी, राजीव जी, योगेश जी, आपके साथ मेरा एक 1-to-1 पेंडिंग है। तो इस वीक में जब भी आपके पास टाइम हो, ऑनलाइन आ जाएंगे, समझ लेंगे कि कैसे इस व्यापार को और तेजी से आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट मंथ की कैसे हम गोल प्लानिंग करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग 100% जरूर देखिएगा, ताकि आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा ब्रशअप कर सको। थैंक यू, बाय बाय।